बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है कि हमारा एडवांस अकाउंटिंग का लेक्चर है और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम नंबर 4। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द लेजर ऑफ सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1993 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो प्रीमिसेस 3,60,000 बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बैलेंस शीट का आइटम है। पेटेंट्स एंड गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश इन हैंड एंड सन्डी डेटर्स दोनों करंट एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब ये जो टर्म प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ऑलरेडी आप लोगों ने हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बज़ाहिर तो ये लिखा हुआ है कि लफ्ज़ एक्सपेंसेस के साथ, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एज अ एसेट। उसकी रीज़न है कि ये जो एक्सपेंस है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हम कहते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए, ये जितने भी हमारे इनिशियल एक्सपेंसेस थे तो वो कंपनी ने जो बेयर किए उसको एज अ होल हम कहते हैं ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो इसलिए ये मुनासिब नहीं कि आप इसको किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ईयर में से लेस करें, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है ओवरऑल कंपनी की फॉर्मेशन के लिए है, तो इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा लॉन्ग रन के लिए। तो इसलिए हम इसको लेस करते हैं कंपनी के, जब प्रॉफिट हमें रिसीव होता है तो हम उन रिजर्व या प्रॉफिट में से इसको फिर ऐसा ऐसा राइट ऑफ करते जाते हैं। तो उस वक्त तक फॉर द टाइम बीइंग हम इसको एज ए एसेट शो करते हैं। तो इसका जो मेन हेड बनेगा बैलेंस शीट में वो होगा लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड डेफर्ड कॉस्ट। तो ये बेसिकली हमारी डेफर्ड कॉस्ट है। डेफर्ड कहते हैं ऐसी कॉस्ट जो मुलतवी कर दी गई है फॉर द टाइम बीइंग, कि है तो है हमारे एक्सपेंसेस, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको एज ए एसेट शो किया हुआ है। इनको कहा जाता है ये फिक्टिशियस एसेट है, फर्ज किया हुआ कि एसेट है, हकीकत में तो एसेट नहीं है, तो इसको एज अ फिक्टिशियस एसेट कंसिडर किया जाता है। बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे अगर इसकी एडजस्टमेंट ना हो तो। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। 5% डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स वो ऑलरेडी नो कि डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन है, तो इसके ऊपर 5%, ये जो 5%, 3%, 2% जो भी 7% बताई गई है, ये बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है जो कंपनी को हम जो कंपनी ने पे करना है डिबेंचर होल्डर को। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 4 लाख का 5% बनता है 20,000। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पे भी 20,000 या उस तो अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी डिबेंचर इंटरेस्ट के नेम से कोई अकाउंट हो तो हम उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट गिवन है 20,000, 4 लाख का 5% अगर कैलकुलेट करें तो 20,000 बनता है। तो वही डिबेंचर इंटरेस्ट इन्होंने शो किया हो, ये एज एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फर्ज किया बिल फर्ज, अगर यहाँ पे बजाय 20,000 के फर्ज किया होता 15,000, जबकि हम अगर कैलकुलेशन करें तो वो बनता तो 20 है, लेकिन अगर डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा होता 15,000, तो इट मीन्स के कंपनी ने पेड कर दिया 20,000, लेकिन बनता हमारे पास जो है वो 20,000 है। तो इट मीन जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का वो अभी अनपेड है, वो भी हमने पे करना है। तो फिर ये हमारा तो फिर ये हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी जिसको हम शो करेंगे डबल इफेक्ट का। एक तो इसको अगर 15,000 होता तो इसमें हम ऐड करते 5,000 एज आउटस्टैंडिंग, तो बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करते इस 5,000 को जो अनपेड है एज अ लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास रेंट, टैक्स एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है हमारी करंट। डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 45,000 ओल्ड रिजर्व है, पहले से हमारे पास रिजर्व गिवन है, तो ओल्ड रिजर्व है हमारा। सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिबेंचर कंपनी का लॉन्ग टर्म का कर्ज है, लोन है जो कंपनी ने लिया हुआ है। जाहिर सी बात है लोन है तो इसको हमने रीपे भी करना है। तो कंपनी क्या करती है कि जब भी उसके पास प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ रकम सेट असाइड करती है ताकि ये जो डिबेंचर्स इस किस्म के हमारे जो लोन है उनको हम वापस कर सकें। तो इसको कहते हैं रिडीम करना। तो रिडेम्पशन के लिए रिजर्व एक क्रिएट किया जा रहा है, इसको कहा जाता है सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, वापस करने के लिए रिजर्व हमने मेंटेन किया हुआ है। ये हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, बैड डेट्स, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे बैड डेट्स आ रहे हैं
हमारे पास ओल्ड रिजर्व भी है, तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं B प्लस N माइनस O। B से मुराद बैड डेट्स, N से मुराद न्यू रिजर्व, जबकि O से मुराद ओल्ड रिजर्व है। तो अगर B प्लस N दोनों का मजमूआ अगर ज्यादा हो, ग्रेटर हो, जबकि ओल्ड रिजर्व अगर कम हो, तो फिर हम इसको एज एक्सप्रेस शो करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बैड डेट्स और न्यू रिजर्व कम हो जाएं जबकि ओल्ड रिजर्व अगर ज्यादा हो, तो देन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अदर इनकम या एज अ लायबिलिटी भी। इन टाइम डिविडेंड पेड 40,000, डिविडेंड हमने पे किया 40,000। तो डिविडेंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि इससे मुराद है कि ये वो अमाउंट है जो हमने शेयर होल्डर्स को पे करनी है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो इंटरम से मुराद है कि ऐसे डिविडेंड जो पे किया गया है बिफोर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले जो डिविडेंड डायरेक्टर ने पे कर दिया उसको हम कहते हैं वो इंटरम है। इंटरम का जो लफ्जी मतलब है वो कहते हैं दरमियान में। तो इससे ये मुराद है कि ये वो डिविडेंड है जो टू एजीएम, दो एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान में पे कर दिया गया। तो हमें पता है कि एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिसीजन लेते हैं शेयर होल्डर्स और द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर्स। वहां पे डिविडेंड जो पे किया जाता है, जो अप्रूव किया जाता है, वो शेयर होल्डर्स वहां पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली इसको पेमेंट कर रहे हैं, इसको पे किया जा रहा है, डायरेक्टर इसको पे कर रहे हैं, अप्रूवल इसका बाद में हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है ये इंटरम है। एजीएम से पहले पहले हमने इसको पे कर दिया है। तो डिविडेंड जब भी पे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको एज एक्सपेंस शो नहीं करते बल्कि प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट में से लेस करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। स्टॉक पर जुलाई 1992 ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट है, पैटर्न्स बैलेंस शीट में जाएगा, पैटर्न बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है ये भी। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड पे। कैश इन करंट, कैश इन फिक्स, इस तरह से सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों हमारे एसेट से बैलेंस शीट में जाएंगे। कोयल, गैस एंड वाटर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो ये दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे शो किया गया है ये हमारा, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट पे। ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा, ये वो बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर से हमें हासिल हुआ है प्रॉफिट का। सेल्स इनकम ट्रेड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्रेडिट है, अदर इनकम है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। रॉयल्टीज पेड, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपेंस है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी का आपको ऑलरेडी पता होगा कि रॉयल्टीज से मुराद है कि वो अमाउंट जो पे की जाती है, ये हक है जो हमने हासिल किया हुआ है उस बंदे से जिसके राइट्स हैं। तो उससे जो राइट हमने हासिल किए उसको हम कहते हैं रॉयल्टी है, उसकी जो फी पे करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 12,000 शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल है वो 12,000 शेयर्स पर मुश्तमिल है। सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है हमारा, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 है, ये बनेगा हमारे पास 12 लाख। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास 15 लाख का, मल्टीप्लाई करें 15,000 को 100 के साथ तो 15 लाख आ जाएगा। उसको एडजस्टमेंट है फर्दर कि राइट ऑफ द एंटायर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि हमने ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे हमारे 8,000 उस सबको राइट ऑफ कर दें। तो राइट ऑफ करने का मतलब कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, हम इसको शो करेंगे एज एक्सपेंस। अब हम इसको शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एज एसेट वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि वहां से ये राइट ऑफ करके खत्म करके इसको हम शो करेंगे एज एक्सपेंस। तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएट ऑफिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट्स at the rate of 10% and patents by ₹11,000 to 50। तो ऑफिस फर्नीचर हो, प्लांट मशीनरी एंड पेटेंट, तो इसका हमें रेट बताया 10% है। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है एसेट्स की के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन 10%। तो डबल इफेक्ट होगा, पेटेंट की वैल्यू उन्होंने खुद बता दी, तो इन सबका डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट होगा। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज एक्सपेंस। उसके साथ साथ जो भी हमारा पर्टिकुलर एसेट है उसमें से डिडक्ट करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। ऐड 40,000 टू द सिंकिंग फंड, वो कहते हैं सिंकिंग फंड में आप शामिल करें 40,000, ये हमारी एडजस्टमेंट है
इसका भी डबल इफेक्ट होगा। सिंकिंग फंड में शामिल कर दें तो इसको हम ऐड करेंगे प्रॉफिट लॉस प्रोफेशनल अकाउंट में डेबिट साइड पे। उसके साथ साथ जो हमारे पास पहले से सिंकिंग फंड पड़ा हुआ है 160,000 बैलेंस शीट में जाके वहां पे इसमें ऐड कर देंगे। एंड लीव रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% टोटल डेटर्स। तो हमें कह रहे हैं टोटल डेटर्स के ऊपर 5% रिजर्व क्रिएट करना है। तो डेटर्स हमारे पास थे टोटल 750, तो 750,000 का अगर 5% कैलकुलेट किया जाए, सारे डेटर्स हमारे पास 750,000 है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 750,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5% रेट है इसका, तो ये बनता है 37,500। तो 37,500 हमारे पास हो गया बैड डेट्स। हम इसको लिखेंगे न्यू रिजर्व। ये न्यू रिजर्व हमारे पास है 37,500। हम इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे बैड डेट्स को, और बैड डेट्स की वैल्यू हमें पता है कि ये हमारे पास थी 3,000, तो 3,000 बैड डेट्स। अगर इन दोनों को सम कर लिया जाए, दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए, तो ये हमारे पास बनता है 40,500। तो b प्लस n दोनों का मजमूआ, दोनों को अगर हम सम करें तो 40,500 है। इसमें से हम अगर लेस कर दें ओल्ड रिजर्व को, ओल्ड रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है, तो यहाँ पे रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स 45,000, 45,000 ज़्यादा है, ग्रेटर है। ओल्ड रिजर्व हमारे पास ज़्यादा है, जबकि जो न्यू रिजर्व वो बैड डेट्स है, इसकी वैल्यू कम है। तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा, तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर आएगा 4500, इसमें ओल्ड रिजर्व की वैल्यू ज़्यादा है, b प्लस n कम है, तो इसको हम डबल फैक्ट होगा, तो हम इसको एज अदर इनकम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट 30 जून 103, द स्टॉक वाज वैल्यूड 2,01,040, क्लोजिंग स्टॉक है, डबल इफेक्ट इसका होगा। एक तो रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट, उसके साथ साथ हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स के नीचे ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए अब इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग। हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो 3,75,000, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 3,75,000। इसी तरह से परचेजेज है, नेक्स्ट आगे। एंड परचेजेज की जो वैल्यू है वो हमारे पास है टोटल 12,42,000। उसके बाद यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो आप देखें कि हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है 6 लाख की, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 6 लाख। इसी तरह से कोयला आ रहा है, और कोयल की वैल्यू है 44,500। इसी तरह से गैस एंड वाटर की वैल्यू है हमारे पास 3,500। इसके अलावा रॉयल्टीज 9,000 की, और इस साइड पे सेल्स, और सेल्स की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास, वो देखते हैं कहाँ पे सेल। तो ये सेल हमारे पास है तो सेल की वैल्यू हमारे पास है 24,40,000। चलो 24 लाख। इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है नीचे एडजस्टमेंट में, वो है 2,01,740, 2,01,740। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम इसको फिर करते हैं
तो फिर हम इसको करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम इसको करते हैं सम, और यही वैल्यू हमारे पास है। और हमने लेस करना है, तो हमने जीपी को कैलकुलेट करना है। तो जीपी को कैलकुलेट करने के लिए टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो हम टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड लेस कर देंगे इसको डेबिट साइड। डेबिट साइड पे हमारे पास लेस करेंगे इसको टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट। तो जीपी है हमारे पास 3,67,700, तो जीपी की वैल्यू 3,67,740। इसका आंसर चेक करते हैं, तो ये इसका आंसर 3,67,740। ये जीपी है, तो ये तो था हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम जीपी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जीपी को ट्रांसफर करेंगे नीचे। तो अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी एक्सपेंसिव और इनकम हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी एक्सपेंसेस, इसको भी इग्नोर करें, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट आगे, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। तो आगे चलें तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है टोटल 26,000। नेक्स्ट आगे हमारे पास है डिबेंचर्स, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था, वो डिबेंचर इंटरेस्ट बन रहा है 20,000, तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट 12,000, सॉरी 20,000 है, 20,000। इसी तरह से रेंट टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस वगैरह हमारे पास टोटल वैल्यू जो आ रही है वो 25,000 है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव इनकम है अदर, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर जीपी। जीपी के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू हमारे पास 35,600। इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सिग्निफाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 4,500। तो इसको हम शो करेंगे सारे के सारे यहाँ पे। हमारे पास ओल्ड रिजर्व की वैल्यू थी, जो ओल्ड रिजर्व हमारे पास 45,000 है, जबकि बैड डेट्स जबकि बैड डेट्स और जो न्यू रिजर्व इन सबको अगर ऐड किया जाए तो 45,000 बना था, तो 40,500। तो इसमें से हम लेस करेंगे, माइनस करें 4,500 एज अदर इनकम, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको एज अदर इनकम ने रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस 9,500, तो 9,500 जनरल एक्सपेंसेस है। इसी तरह से डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर फी हमारे पास 10,500। उसके बाद इन टाइम डिविडेंड को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं
चेक करें तो हमारे पास है ये इंटरेस्ट में बैंक डिपॉजिट क्रेडिट अदर इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अदर इनकम इसको रिकॉर्ड करेंगे हम। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है टोटल इधर गई इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट टोटल वैल्यू 6000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सैलरीज एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड ये तीनों एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ट्रैवलिंग। हमारे पास आ रहा है सैलरीज हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 26,500 जबकि सैलरीज 20,000 और जो डिस्काउंट अलाउड है 42,400 जबकि डिबेंचर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर चुके हैं रॉयल्टीज को रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब एक नज़र देखते हैं एडजस्टमेंट को। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास वो कहते हैं राइट ऑफ इंटायर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लेकिन साथ मेंशन करेंगे रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ कर दिए हमने। तो टोटल राइट ऑफ कितना कर रहे हैं इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास वो 8000 है। तो 8000 इसी तरह से फर्दर आगे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को हमें रिकॉर्ड करना है। तो डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो आप देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। तो ऑफिस फर्नीचर हमारे पास 12,500 का 10% लेंगे तो बनेगा 1250। इसी तरह से डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर दी है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्दर वो हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कीजिए प्लांट एंड मशीनरी पे। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे है? प्लांट एंड मशीनरी को देखें तो ये प्लांट मशीनरी 4 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 4 लाख के 10% होगा 40,000। फर्दर हमारे पास आ रहा है पेटेंट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट। तो पेटेंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो चेक करते हैं। पेटेंट हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 75,000 है। 10% बनेगा 7500। उसके बाद डेप्रिसिएशन और पैट्रन्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन इन्होंने खुद बता दी है। तो पैट्रन्स पे डेप्रिसिएशन इन्होंने खुद बताई हुई है। इसके अलावा सिंकिंग फंड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आगे सिंकिंग फंड आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे। रिजर्व को कैलकुलेट कर चुके हैं हम। स्टॉक को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो और यहाँ पे फिर और कुछ नहीं है ना किसी किस्म का कोई एक्सपेंस है ना ही कोई इनकम है। तो फिर अब हम करते हैं टोटल। हम ऐड करते हैं सबको सम कर लेते हैं। सम जितनी भी अदर इनकम है इन सबको रिकॉर्ड कर लें। इन सब का हम करते हैं सम और यही वैल्यू यहाँ पे आएगी इक्वल टू। अब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने लेस करना है इनकम में से। तो अगर हम समझते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कम है इनकम अगर ज़्यादा है तो उस सूरत में हमें होगा नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उनको करते हैं यहाँ से माइनस। सम करने के बाद लेस कर देंगे। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट फिर आ रहा है टोटल 165,940। तो ये 165,940 यही इसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट का।
तो यहाँ तक तो हमने प्रिपेयर कर लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नेक्स्ट अब हमने रिकॉर्ड करना है इसमें प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये वो अकाउंट है जिसमें हम जो प्रॉफिट हमारे पास हो चुका है उस प्रॉफिट में से मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व मुख्तलिफ मकासद के लिए सेट असाइड किए जाते हैं। तो रिजर्व जहाँ पे हम लेस करते हैं, रिजर्व को जहाँ पे मेंटेन किया जाता है, प्रॉफिट जिस जिस मकसद के लिए हमने सेट असाइड किया है तो उसको जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है प्रॉफिट की। तो वो जो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास, तो उस प्रॉफिट में से कुछ रकम, जाहिर सी बात है डिविडेंड हमने डिक्लेयर करना है, कुछ रकम जो है वो हमने जो है रिजर्व के लिए रखनी है, कुछ उसमें से कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो हम जो डिबेंचर्स लिए हुए हैं उनकी रिडेम्पशन के ऊपर रख रहे हैं। तो मुख्तलिफ मकासद के लिए रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ मकासद के लिए रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। मैं इस पर मजीद जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिकम पार्ट 1 के अंदर और आईकॉम के अंदर ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ें आप लोगों को आती हैं। हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे हम इसको करते हैं थोड़ा सा चेंज। हमने करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है इसको अच्छे से। तो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को पहले से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं इसका बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वो बैलेंस है जो हम प्रीवियस ईयर से रिकॉर्ड, ये वो बैलेंस है जो हम प्रीवियस ईयर से लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है ये हमारा वो बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है। इसको हम कहते हैं ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू आ रही है वो 17,800। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट हमारे पास जो है ये टोटल 165,940। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 165,940। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट में से कितनी अमाउंट ऐसी है जो हमने सेट असाइड करनी है, मुख्तलिफ मकासद के लिए रखनी है। तो आप देखें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देखें, यहाँ पे फाइंड आउट करें। तो इसमें एक अकाउंट है जो इंटरम डिविडेंड है जो हमने पे किया हुआ है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इंटरम डिविडेंड। तो इंटरम डिविडेंड जो पे किया था उसकी वैल्यू हमारे पास 40,000। उसके अलावा हमें एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास एक ही एडजस्टमेंट थी 40,000 सिंकिंग फंड की। तो सिंकिंग फंड रिजर्व, सिंकिंग फंड का जो रिजर्व हमने मेंटेन किया वो 40,000 है। तो इसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर अब इसका कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है प्रॉफिट का वो 1,83,740 है। और जबकि जो हमने इसमें से एडजस्टमेंट की हुई, जबकि इसमें से हमने जो पेमेंट्स करनी है तो बाकी हमारे पास, तो हमने इसमें से जस्ट 80,000 की पेमेंट करनी है। तो बाकी हमारे पास बचेगा बैलेंस, जिसको हम कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड। ये वो बैलेंस है जिसको ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट माइनस जितने भी हमारे पास, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम दोनों को। तो 1,03,740 ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बाकी बचेगा जिसको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट का पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में हमारे पास जो भी सबसे मोस्ट परमानेंट होगा उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस मोस्ट परमानेंट है।
अगर लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्रेमिसेस, तो उसमें सबसे पहले प्रेमिसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रेमिसेस बेसिकली कहते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4 लाख, सॉरी 360,000, तो 360,000। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट भी थी, डेप्रिसिएशन थी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है टोटल 40 लाख, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी टोटल 4 लाख, 4 लाख। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का हम रिकॉर्ड करेंगे, लेस करेंगे। इसमें डेप्रिसिएशन 10% थी, तो वो बनेगा 40,000। तो अगर हम अब इसको लेस करें तो ये बाकी बचेगा हमारे पास 3,60,000। इसी तरह से उसके बाद आ रहा है फर्नीचर। तो फर्नीचर की हमारे पास वैल्यू है 12,500। तो 12,500 इसकी भी एडजस्टमेंट है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 10% है, 1250। फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमारे पास और कोई एसेट नहीं है, तो बाकी जो इंटेंजिबल है, सबसे पहले हमने टेंजिबल को रिकॉर्ड किया। अब इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल में सबसे पहले गुडविल। तो गुडविल की जो वैल्यू है हमारे पास 2,40,000। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेटेंट्स। पेटेंट्स टोटल है 75,000। इसकी एडजस्टमेंट भी थी 10% वाली, तो लेस डेप्रिसिएशन 7,500। तो इसको भी हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। इसी तरह से पैटर्न्स, पैटर्न्स की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 1,12,500। लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसकी थी 11,250, 11,250 माइनस डेप्रिसिएशन। इसके अलावा हमारे पास और कोई फिक्स एसेट नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिंकिंग पॉइंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो सिंकिंग पॉइंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी, इसको रिकॉर्ड करेंगे। सिंकिंग पॉइंट इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है 160,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है फिक्स में और या लॉन्ग टर्म में, तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे जो करंट एसेट्स हैं उनको। करंट एसेट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, $2,01,740। इसी तरह से डेटर्स, तो सैलरी डेटर्स, सैलरी डेटर्स की एडजस्टमेंट थी। सैलरी डेटर्स हमारे पास टोटल 750,000। इसमें से लेस करेंगे रिजर्व, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स हमने इसमें से माइनस करना है। तो आप चेक कर लें रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स था कितना। तो हमारे पास जो न्यू रिजर्व आया था वो टोटल रेज कर दिया है, कैलकुलेट कर लें दोबारा से। हमारे पास 750,000 को हमने रिकॉर्ड करना है टोटल 5%, 5%, 37,500। तो रिजर्व 37,500। इसका करते हैं बैलेंस 750 माइनस रिजर्व। उसके बाद आप देखें हमारे पास नेट फाइंड आउट करें तो कैश इन फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है हमारे पास टोटल 240। कैश इन करंट, कैश इन करंट अकाउंट जो नजर आ रहा है हमें वो है 92,040, 2,500। इस तरह से कैश इन हैंड हो, अगर कैश इन हैंड
3000। तो चलें इसको करेंगे हम टोटल इज इक्वल टू सम और सबका टोटल। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे। ऑथराइज कैपिटल वो बता रहे हैं हमें टोटल 15,000 शेयर्स हैं 100 के रेट से, तो हम इंफॉर्मेशन देंगे 15,000 शेयर्स और 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और ये बनेगा हमारे पास मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 15 लाख। लेकिन हम इसको टोटल में शामिल नहीं करते, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, तो सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल में हमारे पास टोटल जो गिवन है वो है 12,000 शेयर्स 100 के रेट से, तो 12,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ ₹100 ईच, ये बनेगा 12 लाख। नेक्स्ट मेन हेड बनेगा रिजर्व का, और रिजर्व के हेड में सबसे पहले अगर कोई शेयर प्रीमियम उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्वेश्चन में नहीं है। जनरल रिजर्व में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, तो उसको रिकॉर्ड करें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये टोटल हमारे पास जो वैल्यू है, टोटल हमारे पास जो वैल्यू है इसकी 160,000, इसमें से हमने ऐड किया है, हमें एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि 40,000 सिंकिंग फंड में ऐड करना है, तो इसमें जो एडिशन किया जा रहा है 40,000 है, तो टोटल हमारे पास ये बनेगा 2 लाख। इसके बाद रिजर्व के हेड में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो हमारे पास अकाउंट का बैलेंस था, तो 1,03,740 इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 1,03,740। तो उसके बाद हम मेन हेड देंगे, यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिबेंचर्स एंड पीटीसी आ रहा है, तो मेन हेड हमारा बनेगा डिबेंचर्स एंड पीटीसी, मतलब पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम। तो यहाँ पे 5% डिबेंचर्स, तो 5% डिबेंचर्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास टोटल 4 लाख, तो हमारे पास लाइबिलिटी आ गई 4 लाख की। फिर इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर जो लास्ट में लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले अगर हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में सन्डी क्रेडिटर्स थे, तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स की वैल्यू है कितनी, 3,36,000। उसके बाद बिल्स पेएबल क्वेश्चन में है, तो बिल्स पेएबल की वैल्यू हमारे पास टोटल जो आ रही है 3,10,000। इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी हो यहाँ पे, एक नज़र हमने इसको देखा, हमें कोई और लाइबिलिटी नज़र नहीं आई, तो फिर अब हम देखते हैं फर्दर एडजस्टमेंट को, क्योंकि एडजस्टमेंट में भी एसेट्स लाइबिलिटीज होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं, यहाँ पे भी कोई और लाइबिलिटी नहीं है, तो देन अब हम करते हैं फिर टोटल इसका। तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज इक्वल है, तो इट मींस क्वेश्चन हमारा ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझना चाहें मजीद, आपको कोई इसमें मसला हो, आपको
कहीं पे समझ अगर नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करें। जब तक आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। प्रैक्टिस कंपल्सरी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। विदाउट प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है कि आप इसको जो है वो टाइमली मैनेज कर सकें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप, तो ये बड़ा मुश्किल है कि फाइनल के अंदर आप इसको टाइमली जो है वो प्रिपेयर कर सकें, टाइमली वहाँ आप इसको सॉल्व कर सकें। इसलिए इसकी जो प्रैक्टिस है बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।